डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकाला था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाला था, ठीक है। और उसमें हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाला था, एंगल ऑफ रिपोज निकाला था, उनके बीच में हमने रिलेशन भी निकाला था कि जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो आपका एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। नेक्स्ट इसमें अब हम अपने कुछ दो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है आपको, ए हैवी बॉक्स ऑफ मास 20 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ कोफिशिएंट ऑफ kinetic friction between the box and the horizontal surface is 0.25. Calculate the force of kinetic friction and also calculate acceleration produced under a force of 98 Newton applied horizontally. ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि आपका कोई एक हैवी बॉक्स है जिसका मास आपका 20 किलोग्राम है, उसको आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। इसके बाद इसमें आपको गिवन है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है, वो कितना गिवन है आपको 0.25 कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। एंड कैलकुलेट द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया गया है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है और आपको फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द, और दूसरी चीज़ इसमें क्या निकालनी है, ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड अंडर ए फोर्स ऑफ 98 न्यूटन अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो इसमें हमें मास गिवन है, बॉक्स का मास जो है वो हमें 20 किलोग्राम का गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू जो है, ये मास की वैल्यू आपको 20 किलोग्राम गिवन है और म्यू की वैल्यू जो है आपको वो 0.25 गिवन है, ठीक है। और इसमें हमें निकालना है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि हमें इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। और इसमें हमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालनी है। जब आप कितना फोर्स लगाते हो, 98 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, तो उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, ठीक है। तो कोई भी बॉक्स है 20 किलोग्राम का, उसको आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और उसके काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको गिवन है और हमें फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये मान लो ये कोई बॉक्स है आपका, ये अगर आपके बॉक्स है तो इसका जो वेट है वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg, और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी आपकी r वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो r की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होगी, r इज इक्वल टू m इंटू जी, r इज इक्वल टू m इंटू जी के बराबर होगी, ठीक है। फिर हमें पता है कि जो आपका हमें काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के की वैल्यू गिवन है, वो हमें कितना दिया गया है 0.25। म्यू के की वैल्यू जो है वो हमें 0.25 गिवन है और हमें एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन आपका किसके बराबर होगा, म्यू इंटू आर के बराबर होता है, ठीक है। हमें पता है कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू इंटू आर के बराबर। तो यहाँ पे काइनेटिक का सिंबल हमने काइनेटिक के लिए के लगा दिया और इसका सब्सक्रिप्ट भी जो है वो हमने के लगा दिया, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि फ्रिक्शन आपका किसके बराबर होगा, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, ठीक है। तो अगर हम काइनेटिक के लिए निकालें तो इसका सब्सक्रिप्ट के हो जाएगा और म्यू का सब्सक्रिप्ट भी के हो जाएगा और ये आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.25 गिवन है और आर की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया, आर की वैल्यू है आपकी आर इज इक्वल टू एम इंटू जी, एम की वैल्यू है आपकी 20 किलोग्राम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी, यानी कि म्यू की वैल्यू आ गई आपकी 0.25, एम की वैल्यू आ गई आपकी 20, ठीक है, और जी की वैल्यू आ गई आपकी 9.8। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आई आपकी, उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी निकल गई, 49 न्यूटन, ठीक है। तो हमें काइनेटिक हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पता थी और हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी थी। तो हमें म्यू के गिवन था और हमें एफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इसमें हमने फर्स्ट रूल लगाया कि जो आपका एफ होता है दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और आर की वैल्यू जो होती है वो एम जी के बराबर होती है। तो फर्स्ट तो हमने इसमें निकाल लिया, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन तो इसमें हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड अंडर ए फोर्स ऑफ 98 न्यूटन, ठीक है। तो उस बॉक्स पे आप कितना फोर्स लगा रहे हो, 98 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टली लगा रहे हो, तो कितना एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे मान लो कोई बॉक्स ये रखा हुआ है आपका और इसमें जो है
इसका अभी हमने निकाला कि इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अभी हमने निकाली 49 न्यूटन। अभी जो हमने इसका काइनेटिक फ्रिक्शन निकाला वो 49 न्यूटन है, ठीक है। और हम इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, 98 न्यूटन का, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स पे आपने कितना फोर्स लगाया है, 98 न्यूटन का। तो ये हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं 98 न्यूटन का, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अभी हमने काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली 49 न्यूटन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यानी कि इस बॉक्स पे दो फोर्स लग रहे हैं, 98 न्यूटन वाला तो आपका राइट साइड में लग रहा है और 49 न्यूटन वाला जो है वो आपका लेफ्ट साइड में लग रहा है। लेकिन फिर भी जो आपका बॉक्स है वो आपका राइट साइड में जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, यानी कि बॉक्स जो है आपका विद एन एक्सेलरेशन ए मूव कर रहा है इन द राइट साइड। तो इसका मतलब कौन सा फोर्स बड़ा है, आपका 98 न्यूटन वाला फोर्स बड़ा है और 49 वाला छोटा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि जो आपका इफेक्टिव फोर्स होगा 98 माइनस 49 वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए, क्योंकि फोर्स किसके बराबर होता है हमारा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो फोर्स की ये वैल्यू हो जाएगी एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोर्स हैं, तो जो इफेक्टिव फोर्स आएगा वो आएगा आपका 98 माइनस 49। तो जो इफेक्टिव फोर्स आएगा वो आएगा आपका 98 माइनस 49 इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे 98 माइनस 49 जो हो गया ये आपका 49 के बराबर हो गया, इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा आपका 49 अपॉन एम, ठीक है। और 49 अपॉन एम, और एम की वैल्यू कितनी है आपकी 20 किलोग्राम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा आपका 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2.45 इंटू 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका। इसमें आपको एक बॉक्स दिया गया था जिसका मास 20 किलोग्राम है और उसका काइनेटिक फ्रिक्शन आपको गिवन था। इसके बाद आपने फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी थी, और अगर आप 98 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो तो उस पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक आप 98 न्यूटन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हो और फ्रिक्शनल फोर्स वाला जो है वो आपका बैक डायरेक्शन में लग रहा है। तो इफेक्टिव फोर्स जो होगा 98 माइनस 49 दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो दिया गया है आपका सैम्पल प्रॉब्लम 2, ए वुडन ब्लॉक इज कैप्ट ऑन ए पॉलिश्ड वुडन, कोई भी आपका एक वुडन ब्लॉक है दैट इज कैप्ट ऑन ए polished wooden plank whose inclination increases gradually. The block starts slipping when the plank makes an angle of 25 degree with the horizontal. However, once started, the block can continue with uniform speed if inclination is reduced to 21 degree. Calculate the coefficient of static and dynamic friction between the block and the plank. तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे ये कोई है आपका, तो यानी कि उसने कहा है कि जब तक ये आपका एंगल कितना है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री का एंगल जब तक आपका है तो ये जो बॉक्स है, ठीक है, 25 डिग्री का एंगल है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन जो है जैसे 25 डिग्री का एंगल है, तो ये जो है आपका बॉक्स जो है ये आपका रेस्ट पोजीशन पे रहता है। तो जैसे ही आप इसको 25 करते हो तो ये आपका मूव करना स्टार्ट कर देता है, और कब तक मूव करता है, जब तक कि आप इसको 21 डिग्री तक रखते हो, ठीक है। तो 25 डिग्री से थोड़ा सा पहले वो आपका रेस्ट पोजीशन में होता है, ठीक है। 25 डिग्री से पहले कोई भी आपका ये इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक है तो ये आपका रेस्ट पोजीशन पे रहता है। तो जैसे ही आप इसको 25 डिग्री करते हो तो थोड़ा थोड़ा स्लिप होना स्टार्ट कर देता है और कंटिन्यूस मूव करता है जब तक आप ब्लॉक की वैल्यू जो है धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहे हो, और जब तक उसकी वैल्यू 21 डिग्री आप डिक्रीज़ कर रहे हो तब तक वो आपका मूव करता रहता है। तो इसमें हमें दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। एक तो इसमें दिया गया था एक ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है। एक ब्लॉक को रखा गया है आपके एक पॉलिश्ड सरफेस पे जिसका इंक्लिनेशन है आप धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है। और द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग व्हेन द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 25 डिग्री। तो 25 डिग्री तक वो वैसे तो आपका रेस्ट पोजीशन पे था, लेकिन जैसे आप 25 डिग्री का एंगल बनाते हो तो वो धीरे धीरे आपका एकदम से धीरे धीरे वो आपका स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। और एक बार जब ये स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है तो ये अपनी कंटिन्यूस बनाए रखता है अपनी स्पीड को, जब तक कि इंक्लिनेशन की वैल्यू को आप डिक्रीज करके कितना नहीं कर देते, 25 डिग्री। तो यानी कि 25 डिग्री से पहले ये रेस्ट पे था, फिर 25 डिग्री पे इसने स्लिप होना स्टार्ट किया। और कब तक ये मूव करता है, जब तक कि एंगल की वैल्यू जो आप 21 डिग्री नहीं कर देते। तो इसमें क्या निकालना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा के बराबर होगी। और कोफिशिएंट ऑफ, क्योंकि 25 डिग्री पे जब है तो जैसे ही वो थोड़ा सा स्लिप करना स्टार्ट करता है, जैसे ही वो आपका 25 डिग्री पे है तब वो थोड़ा थोड़ा आपका स्लिप करना स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो अगर हम थोड़ा सा पहले देखें तो वो आपका रेस्ट पोजीशन पे है और वो स्टार्ट ही करता है वहाँ से स्लिप करना। तो जो यहाँ पे होगा इस वाले एंगल पे, इसका क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है। और फिर वो 25 डिग्री पे स्लिप करना स्टार्ट करता है और कब तक कंटिन्यू करता रहता है, जैसे ही आप 21 डिग्री पे करते हो। तो जो डायनामिक फ्रिक्शन आएगा वो हम किसके लिए निकालेंगे, 21 डिग्री सेल्सियस के लिए और 21 डिग्री के लिए, और जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसको हम 25 डिग्री के लिए निकालेंगे। ठीक है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमने निकाली थी कि म्यू किसके बराबर होता है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी tan 25 से निकाल लेंगे, तो जो इसकी वैल्यू होती है 0.4663 होती है। इसके बाद है कि ब्लॉक कंटिन्यूस टू मूव, यानी कि 25 डिग्री के बाद में जैसे हम एंगल को डिक्रीज करते हैं तो ब्लॉक आपका मूव करना स्टार्ट कर देता है। 25 डिग्री पे जस्ट वो आपका स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। और फिर 25 डिग्री से एंगल अगर हम धीरे 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 डिक्रीज करते रहते हैं तो वो आपका कंटिन्यूस मूव करता रहता है। तो 21 डिग्री सेल्सियस पे हम उसका क्या निकालेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो भी किसके बराबर होगा, टेंजेंट थीटा के बराबर, और उसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.3839। ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, इसमें दो एंगल दिए गए हैं और आपसे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी गई है। तो दोनों में हम कौन सा एंगल लगाएंगे, दैट विल बी tan थीटा। म्यू इज इक्वल टू tan थीटा वाले फॉर्मूले से हम दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है फिर एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी, एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सेलेरेशन निकालना है। एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे कोई भी आपका इंक्लाइंड प्लेन है उसका आपको एक्सेलेरेशन निकालना है। ठीक है। तो उसका एक्सेलेरेशन आप कैसे निकालोगे, एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। तो ये जो फिगर है इसको हमें ध्यान से देखना है। तो ये फिगर में ये जो ब्लॉक है ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से तो इसमें हमें निकालना है आपका एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, कि कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ आ रहा है और हमें उसके एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हेन ए इंक्लाइन प्लेन, when a plane is inclined to the horizontal at an angle theta which is greater than the angle of repose, the body placed on the inclined plane starts moving down with an acceleration of a। ठीक है। तो इसमें क्या बताया है कि यहाँ पे मान लो ये आपका एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये आपका एक इंक्लाइंड सरफेस है। ठीक है। तो ये जो एंगल थीटा है, अगर इस थीटा की वैल्यू किसके से ज़्यादा होनी चाहिए, एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होनी चाहिए। तो एंगल ऑफ रिपोज आपका ऐसा एंगल होता है जब उसके ऊपर रखा हुआ जो ब्लॉक है आपका जस्ट नीचे स्लिप होना स्टार्ट होता है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है थीटा जो है, थीटा इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन हमारा एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है तभी इसके ऊपर रखा हुआ ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है। तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे से कोई भी जो ऑब्जेक्ट आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है उसके एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें निकालना है एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने लास्ट वाले टॉपिक में किया था कि इस पे आपके बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ये आपका
एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ब्लॉक है इस तरीके का ब्लॉक है, ठीक है। और ये अगर इसका जो मास है, इसका जो वेट है, ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो ये इसका जो वेट है ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और इसके जो नॉर्मल होगी ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन आर होती है, क्योंकि हमने बताया था कि ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस है आपका इसके परपेंडिकुलर जो है ये आपका नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ठीक है। तो फिर अगर हम mg को दो कंपोनेंट्स में तोड़ें सेम वैसे ही, तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे mg cos थीटा। और ये वाला जो है ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे mg sin थीटा, ठीक है। इसके बाद क्योंकि ये एंगल आपका थीटा है तो इसलिए ये जो होगा आपका वेट को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। तो अब ये जो बॉक्स है इस mg sin थीटा वाले फोर्स की तरफ ये आपका नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इसमें इस फिगर को ध्यान से देखना है आपको, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ब्लॉक है इसका जो वेट होता है वो आपका नीचे की तरफ एक्ट करेगा आपका mg, ये एंगल जो है ये आपका थीटा एंगल है, ठीक है। तो mg जो है फर्स्ट बॉक्स का जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसका मतलब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये भी बॉक्स के ऊपर एक रिएक्शन लगाएगा नॉर्मल डायरेक्शन में, तो वो हमेशा आपकी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, नॉर्मल टू द सरफेस होती है, जिसको हम आर कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर इस mg को हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा इसको हम कहेंगे mg cos थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट होगा इसको हम कहेंगे mg sin थीटा, ठीक है। तो ये वाला जो वेट का था इस वेट को हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया। mg cos थीटा जो होता है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा होगा, और ये जो mg sin थीटा है ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो इसका मतलब अब ये mg नहीं है, इसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि ये वाला जो mg sin थीटा वाला फोर्स है इसकी वजह से ये जो ब्लॉक है आपका ये नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो आपका डाउन द इंक्लाइन प्लेन होगा। एक्सेलरेशन जो है वो आपका नीचे की तरफ होगा, क्योंकि mg sin थीटा वाले फोर्स की वजह से ब्लॉक आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ब्लॉक आपका डाउन मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो आपका हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। तो जो एक्सेलरेशन है वो आपका इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा हमेशा वो आपका अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो इसके बराबर होगा आपका, ठीक है। तो mg sin थीटा वाला फोर्स इस ब्लॉक को नीचे मूव कराएगा विद एन एक्सेलरेशन a, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट टू द mg sin थीटा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो r है ये r किसके बराबर होगा, r विल बी इक्वल टू द mg sin थीटा। तो जो r है वो mg sin थीटा के बराबर होगा। तो इस फिगर को ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। तो जो वेट है वो mg आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसको आपने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा mg sin थीटा के अपोजिट होगा, क्योंकि बॉक्स जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से वो नीचे जा रहा है आपका। और ये जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन होगी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड प्लेन इज अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन, या दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन। तो r की वैल्यू किसके बराबर आ रही है हमारी, mg cos थीटा के बराबर, और f की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, अभी हम देखते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे जो अलग अलग फोर्सेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये देखा कि जो r की वैल्यू है वो हमारी किसके बराबर आ रही है, इस वाली फिगर में देखो, ठीक है। तो जो r की बराबर r जो है वो आपका ऐसे है, और जो mg cos थीटा है तो ये r है यहाँ पे,
और ये आपका एम जी कॉस थीटा है। तो दोनों जो हैं एक अपर डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों आपके बराबर होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिखा कि जो आर की वैल्यू है वो एम जी कोस थीटा के बराबर होगी। ठीक है, अब इसमें दिया गया है नेक्स्ट इक्वेशन में नेट फोर्स ऑन द बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। नेट फोर्स ऑन द बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन, यानी कि जो बॉडी है वो आपकी नीचे की तरफ जा रही है, इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ जा रही है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस फिगर में देखो यहाँ पे, तो इस फिगर में ये जो ब्लॉक है आपका ऐसे, ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इस पे जो आपका एम जी साइन थीटा है वो आपका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और इस वाले बॉक्स पे जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका इस डायरेक्शन में। तो बॉक्स पे जो है वो आपके दो फोर्स लग रहे हैं, एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ और फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ, लेकिन फिर भी जो बॉक्स है वो आपका नीचे की तरफ जा रहा है विद एक्सेलेरेशन ए। तो इसका मतलब कौन सा फोर्स बड़ा होगा, आपका एम जी साइन थीटा वाला फोर्स बड़ा होगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इस इक्वेशन को आप लिखोगे एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने लास्ट वाले एग्जांपल में हमने लिखा था कि जो इफेक्टिव फोर्स था उसको हमने क्या लिखा था, एम ए। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है, इसका मतलब ये वाला फोर्स आपका बड़ा है। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ, क्योंकि इस पर दो फोर्स हैं तो जो दोनों का इफेक्टिव होगा उसको हम लिखेंगे एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, एफ बराबर एम इंटू ए। ठीक है, तो एफ जो होगा यहाँ पे ए की फोर्स हम मानेंगे इफेक्टिव फोर्स, तो वो होगा आपका एम जी साइन थीटा माइनस एफ, दैट विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ की जो वैल्यू आएगी वो एम ए के बराबर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से यही बताया हुआ इसमें। तो जो आपका अप्लाइड फोर्स होगा, ठीक है, तो जो आपका अप्लाइड फोर्स है एम ए किसके बराबर हो गया आपके पास, एम जी साइन थीटा। अभी हमने लिखा कि जो आपका अप्लाइड फोर्स होगा एम ए वो हमने किसके बराबर लिखा, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स के। ठीक है, तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है आपका म्यू आर के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा माइनस एफ की वैल्यू होती है आपकी म्यू इंटू आर के बराबर। ठीक है, और अभी हमने देखा कि आर किसके बराबर है, आर आपका एम जी कोस थीटा के बराबर है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी एम जी साइन थीटा माइनस म्यू, आर की वैल्यू क्या है आपके पास, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें भी एम जी है, ये बन गया आपके पास एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो इसमें से हम क्या ले लेंगे, एम जी को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन में से हम एम जी को कॉमन ले लेंगे, तो जो हमारे पास फोर्स एम ए की वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास जो एम ए की वैल्यू आई वो किसके बराबर आई, एम जी को हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचा आपके पास साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन की ये जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है ये एक एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है। ठीक है, और उस एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमने क्या निकाली, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हमने निकाली है इसकी कि ये जो एक्सेलेरेशन आएगा आपका डाउन द प्लेन उसकी वैल्यू जो आएगी ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो सिंपल था ये आपका, हमने इसमें इफेक्टिव फोर्स निकाला, तो जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो आपका एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा, और उसको हम किसके बराबर लिखेंगे, एम इंटू ए के बराबर। फ्रिक्शनल फोर्स को हमने म्यू आर लिखा और आर को हमने क्या लिखा, एम जी कोस थीटा लिखा। ठीक है, तो सारी चीज़ को रीअरेंज करके हमारे पास जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आई वो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आई हमारे पास, जी ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका एक्सेलेरेशन होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन जी होती है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो द एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन इज ऑलवेज लेस देन द
तो हाँ, यानी कि यहाँ से जो हमारे एक्सेलेरेशन की वैल्यू होती है वो हमेशा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होती है, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन पे से ये जो ब्लॉक हमारा नीचे आ रहा है इसके एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो होती है वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होती है। ठीक है, इसमें फिर आपको बताया गया है कि नोट दैट व्हेन ए प्लेन इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल मिनिमम फोर्स रिक्वायर्स टू मूव द बॉडी अप, की अगर बॉडी आपकी ऊपर जा रही है तो आपका फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, अगर बॉडी आपकी ऊपर जा रही है। ठीक है, तो वही हम सारे फोर्सेस अगर इसमें ऐड कर दें, ठीक है, तो अगर बॉडी आपकी ऊपर जा रही है तो ये आपकी बॉडी है, तो ये इसका जो वेट होगा mg, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा आपका mg cos थीटा, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा r, ठीक है, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा आपका mg sin अल्फ़ा। ठीक है, अब ये बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी जो है वो ऊपर जा रही है, ठीक है, मिनिमम फोर्स, यानी कि फोर्स आप कहाँ पे लगा रहे हो, इसको ऊपर ले जाने में लगा रहे हो, तो यानी कि यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो, क्योंकि बॉडी mg sin अल्फ़ा वाला जो कंपोनेंट है ये बॉक्स को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, तो आपको जो ये अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, बॉक्स को ऊपर ले जाने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फोर्स फिर आपका किसके बराबर हो जाएगा, mg sin अल्फ़ा प्लस f के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपके दो फोर्स हैं आपके, यहाँ पे एक तो जो आपका mg sin अल्फ़ा है वो इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप बॉक्स को ऊपर लेके जाना है तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, और इसका मतलब ये बॉक्स ऊपर जा रहा है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये भी आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस केस में जो f की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, mg sin अल्फ़ा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फिर हम क्या लिखेंगे, म्यू r लिखेंगे, और इसकी वैल्यू को फिर हम लिखेंगे mg, कॉमन ले लेंगे अगर हम इसको, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो r की वैल्यू को हम फिर हम mg cos थीटा पुट करेंगे, mg कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आपने इंक्लाइंड प्लेन को, इसमें इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर आप बॉडी को लेके जाओगे तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी डाउन में आ जाएगा, और यहाँ पे mg sin अल्फ़ा यानी कि वेट का वर्टिकल कंपोनेंट और ये जो फ्रिक्शन है ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये किसके बराबर हो जाएंगे, f के बराबर। ठीक है, तो यही हमने निकाला है यहाँ से कि जो आपका फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, mg sin थीटा। ठीक है, यही हमने निकाला है अभी कि जो आपका फोर्स आएगा वो आपका किसके बराबर होगा, mg sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमने निकाला अभी आपका, इसमें हमने निकाला कि एक्सेलेरेशन हमने निकाला है, एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, कि अगर आपकी कोई भी बॉडी जो है आपकी इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रही है विद एन एक्सेलेरेशन ए, तो उस एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, वो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमने निकाली। तो ये हमने डायग्राम बनाया है, इस पे जो बॉक्स पे आपके अलग अलग फोर्सेस हैं वो कौन कौन से एक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो इफेक्टिव फोर्स जो होगा वो आपका ma के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाला कि जो हमारे एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी वो g ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा के बराबर आएगी। ठीक है, तो यानी कि जो एक्सेलेरेशन है वो दैट इज़ लेस देन द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर हमने देखा कि अगर बॉडी आपकी ऊपर जा रही है तो हमें जो मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना होगा, mg साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। ये वाले में हमारा अगर डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, अगर डाउन द इंक्लाइन प्लेन है कि अगर वो नीचे की तरफ आ रही है तो ma की वैल्यू जो है इसके बराबर होगी, अगर बॉडी आपकी ऊपर जा रही है तो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg ऑफ साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे एक एग्जांपल आपको गिवन है, इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या गिवन है, ए ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एंड इंक्लाइन, ए ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री। एक जो ब्लॉक है वो आपका इंक्लाइन प्लेन, एक जो ब्लॉक है आपका वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और एंगल कितना है उसका 30 डिग्री एंगल पे, कि जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है उसका एंगल जो 30 डिग्री है और वो नीचे की तरफ आ रहा है, कितने एक्सेलेरेशन से आ रहा है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है कि g/4 एक्सेलेरेशन की वैल्यू है। तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे निकालनी है।
ठीक है। तो क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन आपका नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे हम देख लेंगे इसी इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो इस पे जो बॉक्स पे फोर्स लगेंगे नीचे की तरफ, तो ये वाला जो होगा ये होगा आपका एम जी साइन अल्फ़ा, ये वाला होगा आपका एम जी कॉस अल्फ़ा, ये होगा आपका आर, और फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये जो बॉक्स है ये आपका नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसको फिर आप कैसे लिखोगे, एम जी साइन अल्फ़ा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो क्योंकि बॉक्स आपका नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको आप लिखोगे एम जी साइन अल्फ़ा माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, क्योंकि ये बॉक्स है ये नीचे की तरफ आ रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इफेक्टिव फोर्स को आप लिखोगे एम जी साइन अल्फ़ा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया फिर आपका कि जो एम ए होगा वो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, म्यू इंटू आर के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आर, ठीक है। तो अब आर की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे आर जो होता है वो आपका एम जी इस कोस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें फिर क्या निकाला, म्यू आर की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, हमें इस न्यूमेरिकल में किसकी वैल्यू निकालनी है, म्यू की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमें म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो म्यू वाली जो टर्म है इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो ये वाली जो म्यू वाली टर्म है इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका म्यू आर, और राइट साइड में बचेगा आपका एम जी साइन थीटा माइनस एम ए, तो ये बचेगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो एम जी थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका एम जी साइन 30 माइनस एम, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे जी बाय 4, तो इस वाले एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी जी बाय 4 आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गया ये वाला ध्यान से। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स को हमने लिखा था म्यू आर इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू आर विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम ए के बराबर हो जाएगा ये आपका, म्यू आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम ए, ठीक है। तो म्यू आर की वैल्यू जो है यहाँ पे म्यू आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस एम, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे जी बाय 4, तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू गिवन है वो आपकी जी बाय 4 गिवन है। तो दोनों को हम सोल्व करेंगे, तो दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी एम जी बाय 2 माइनस एम जी बाय 4, तो इसको सोल्व करके आएगा आपका एम जी बाय 4, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करके तो म्यू आर की जो वैल्यू आएगी, म्यू आर जो आएगा आपके पास एम जी बाय 4, ठीक है। तो इसमें जो म्यू की वैल्यू आएगी दैट विल बी, इसमें जो आपकी म्यू की वैल्यू आएगी दैट विल बी एम जी बाय 4 आर, ठीक है, एम जी बाय 4 आर, ठीक है। और हमें पता है कि आर किसके बराबर होता है, आर इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो म्यू की वैल्यू बचेगी वो आएगी आपकी एम जी अपॉन 4 एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी जो बचेगी म्यू की वैल्यू ये आ गई आपके पास, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू 1/4 कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो जो आपकी कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल टू √3/2, तो ये आपके कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जब हमने इसमें पुट की तो आपकी म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 0.289, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें करना था यहाँ पे, इसमें हमें दिया गया था कि कोई भी जो आप बॉडी है वो आपकी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ जा रही है विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और कितने एक्सेलेरेशन से जा रही है जी बाय 4 एक्सेलेरेशन से जा रही है, तो उसका काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो फिर हम इसमें नेट फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो जो एम ए होगा वो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा,
तो इसको सॉल्व करके हमने रीअरेंज किया, तो इसमें जो आपकी वैल्यू आएगी काइनेटिक फ्रिक्शन की, जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके अभी हमने देखा कि इसकी वैल्यू जो आएगी 0.289।